अब देखिए, हम विशेष तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि मोतिहारी का चीनी मिल बनते बनते चीनी मिल खत्म हो गया। चीनी कि मोतिहारी को लूटा है जिससे बदला अनोखा लो, और मोतिहारी को लूटा है जिससे बदला अनोखा लो, तो धोखा दिया है जिससे धोखा दो, डॉक्टर राजेश जी को मौका दो। मुझे अपने पिताजी का पहचान नहीं देना होता है, पिताजी का ही देन है कि यह तन इस धरती पे आया है, लेकिन मुझे क्षेत्र में जाने के बाद में अपने पिताजी का परिचय नहीं देना होता है कि मैं फलना का लड़का हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं अंकित शर्मा एक बार फिर आ गया हूँ आप सभी लोगों के सामने हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे, जिसका नाम है AMS की बातें। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो शुरुआत से एक बहुत ही प्रसिद्ध अपने पूरे बिहार में गायक रह चुके हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। और जब नए तौर पर उन्होंने अपना पैर पसारना शुरू किया राजनीति में, तो वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की किसी चीज़ में कदम रख देने से एक नई चीज़ की शुरुआत होती है, तो उस चीज़ का आगमन हो गया है। तो स्वागत करिए हमारे नए गेस्ट मिस्टर विनोद बिदेद्री जी का। तो जैसा कि भैया आपने बताया कि जब आपकी वाइफ जिला पार्षद के उम्मीदवार बनने के बाद में जीत गई आपके फेस पर, तो वहाँ से आपका जो है राजनीतिक दौर शुरू। पहला सवाल, जब राजनीतिक दौर शुरू हो गया तो मैं यहीं से शुरू करूँगा कि आपने एक बार एक वीडियो मैंने आपका देखा जिसमें आप बोल रहे थे कि मोतिहारी में को धोखा दिया है, हम लोग उनको धोखा देंगे, गायकी के जरिए आपने प्रेजेंट किया था आपने। तो उसमें आप किसको प्रेजेंट करना, किसको इंडिकेट करना चाह रहे थे, किनको पॉइंट आउट करना चाह रहे थे, या क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, उस टाइम VIP पार्टी से जी, महागठबंधन से बड़े भैया डॉक्टर राजेश कुमार जी को मोतिहारी लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया। जी जी। और उसके लिए हम माननीय हम लोग सुप्रीमो है VIP पार्टी के मुकेश सहनी जी जी, उनसे हम आग्रह किए थे कि डॉक्टर राजेश कुमार जी को उम्मीदवार बनाया जाए। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अगर हम उम्मीदवार बनाते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा। वो बोले कि पहले तो उनसे हम आग्रह किए थे कि आप चुनाव लड़ने चलिए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हमें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। तो हमने डॉक्टर राजेश कुमार का नाम लिया था। तो बोले कि उनके लिए क्या कीजिएगा। हम बोले कि दिन रात मेहनत करेंगे, हम अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल करेंगे इसमें, और गांव-गांव घर-घर जाएंगे, हम लोग वोट मांगेंगे उनके लिए और जितवाएंगे, ताकि एक लोकसभा जो हम लोग का मोतिहारी का है उसे जितवा करके आपकी झोली में डालने का काम करेंगे। फिर चुनाव होता है तो प्रचार प्रसार भी होता है। प्रचार प्रसार में हमने यह गाना गाया था कि मोतिहारी को लूटा है जिससे बदला अनोखा लो, और मोतिहारी को लूटा है जिससे बदला अनोखा लो, तो धोखा दिया है जिससे धोखा दो, डॉक्टर राजेश जी को मौका दो। धोखा दिया है जिससे धोखा दो, डॉक्टर राजेश जी को मौका दो। अब मेरे गाने का मतलब यह था कि मान लीजिए कि ये तो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, और माननीय हम लोग के सांसद जो अभी हैं राधा मोहन सिंह जी, वो 10वीं बार चुनाव लड़ रहे थे, और पहले 6 बार वो सांसद रह चुके हैं। तो हमें लगा कि भाई ये हमारे चंपारण के लिए उतना नहीं कर पाए हैं जितना हमें चाहिए था। बीच में 5 साल कृषि मंत्री रहे हैं भारत सरकार में, फिर भी हम लोग को क्या मिला, हमारे मोतिहारी के लोगों को क्या मिला, ये सब देखते हुए हमने यह गाना गाया था। चलिए, तो इसका मतलब गाने के बोल से पता लगता है कि हाँ, इस गाने को गा करके हम लोग डॉक्टर राजेश जी को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। और जो हम लोग के वर्तमान में सांसद थे, विपक्षी थे, उनको बोला है कटाक्ष किए, ये बोल कर कि वो धोखा दे रहे हैं, या अब बताइए। अब देखिए, हम विशेष तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि मोतिहारी का चीनी मिल बनते बनते चीनी मिल खत्म हो गया। अब चीनी मिल का जितना जमीन वो था वो सारा खत्म हो गया।
जी जी, बिल्कुल सही। मोतिहारी शहर में अब क्या काम हुआ है वो तो आज सारा दुनिया देख रहा है, लेकिन शहर से बाहर माननीय सांसद महोदय जी का एक भी बोर्ड हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो ये दुख होता है, क्योंकि शहर में कितने लोग जाते हैं, जिनको काम रहता है वहीं जाते हैं। ज़्यादातर तो आबादी गांव में ही रहती है। गांव में ही रहती है। अब गांव में रहता है तो जिले में क्या विकास हुआ है उनको क्या पता चलेगा। उनको क्या पता चलेगा। गांव में जब तक अगर हमारे द्वारा अगर गांव में बोर्ड नहीं लगवाया जाएगा, नहीं काम कराया जाएगा, तो हमसे लोग पूछेंगे ना भाई कि 5 साल तुम्हारी वाइफ जिला पार्षद थी तो तुम लोगों ने क्या किया। तो हमने काम कराया है, हम जवाब देंगे। अगर नहीं दे अगर कराया तो हम बोलेंगे यहाँ जा करके चेक कीजिए, देखिए हर एक पंचायत में दिखेगा। अगर नहीं कराएंगे तो हमसे कोई भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। तो रीज़न यही था। 2022-23 के दौरान में आप महागठबंधन का हिस्सा हैं, तो जन स्वराज पार्टी का जो मुखिया हैं, फाउंडर हैं प्रशांत किशोर जी, 2022-23 में आपने उनकी पार्टी का प्रचार प्रसार किया था। नहीं, मैं एक गायक था। हाँ। गायक हूँ और गायक रहूँगा। गायकी को लेकर के उन्होंने वो काफ़ी हमारे ऊपर उनको खुशी हुई कि चलिए कि गायक हैं और इनकी वाइफ जिला पार्षद हैं, तो गायकी को लेकर के मंच पे उतारा गया था। हमने गाना भी गाया था, 2-3 बार उस मंच से बोला भी था। और उस टाइम पे आप वीआईपी पार्टी से कोई मतलब उम्मीदवार नहीं थे, सिर्फ संघ का हिस्सा थे। हम अभी हाल फिलहाल हमारी वाइफ जिला पार्षद बनी थी। हाँ। समझिए ना कि 1-2 महीना पहले। हाँ। तो वीआईपी पार्टी में तो हम लोग जुड़े हैं पहले से ही, लेकिन हमें एज एक गायक कलाकार के रूप में बुलाया गया था। मुझे पेमेंट मिलेगा तो हम तो किसी भी मंच पे जाकर गाएंगे। अच्छा, जैसे वीआईपी पार्टी के बारे में ये एक बात सुनने को आती है मुकेश सहनी जी के बारे में कि वो केवल मतलब अधिकतर जो मेजॉरिटी है वो मलाहों की पार्टी है। वो मलाह जो एक माइनॉरिटी है उसे ऊपर लाना चाहते हैं, उस तबके की दर्द को समझते हैं, शोषण उनका हो रहा है तो उसे समझते हैं, तो उसे ऊपर लाना चाहते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर यदि उनकी मलाह से ही इतनी कनेक्शन है और वो खुद भी उसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो जब उन्हें लोकसभा की 3 सीटें मिली तो किसी एक भी मलाह को इन्होंने इतना काबिल नहीं समझा कि उन्होंने एक सीट किसी मलाह को दी। देखिए, इस बात का जिक्र वो तीनों सीटें मलाह को छोड़ के बाकी सारी कम्युनिटी में दे दी गई, बट मलाह को नहीं दी, जबकि प्रायोरिटी और मुद्दा हमेशा से मलाह ही रहा है, मलाह जाती ही रही है। देखिए, एक बार नहीं उन्होंने लड़ाया है इस वाले लोकसभा में। पहले वाला लोकसभा में भी 3 सीट मिले थे। 3 सीटों में से 2 तो सहनी समाज के लोग लड़े थे। एक तो खुद वो लड़े थे और एक माननीय राजभूषण चौधरी जी हैं जो अभी मुजफ्फरपुर के सांसद हैं और केंद्रीय जल मंत्री भी हैं, तो उनको लड़ाया गया था। दोनों सीट हार गए थे। इस साल 3 सीट फिर मिला था, लेकिन अब जो सीट मिला था उस पर तैयारी नहीं थी। एक सीट तो पहले ही आरक्षित था, गोपालगंज, और यह एक सीट था जिसे हम लोग के समाज के सहनी समाज के लोग लड़ सकते थे। उन्होंने बताया कि मैं अशोक जी को भी बोला था, जिला अध्यक्ष हैं, कि आप चुनाव लड़ लीजिए, तो उन्होंने माना कर दिया। बताते हैं मेरे सुप्रीमो। उसके बाद में हम उनको बोल दिए थे कि हमको लड़वा दीजिए। ठीक है, जीत हार तो अपने जगह पे है, लेकिन ये हो जाएगा ना भाई कि वो नेता अपना बना है। हार जीत तो अपनी जगह पे होता है। किसको पता है था कि कौन जीत जाएगा? अभी हम ही को पता नहीं था कि हम जिला पार्षद हमारी वाइफ बन जाएंगी, भाभी हमारी मुखिया बन जाएंगी, लेकिन बनी ना। पूर्व विधायक और वर्तमान में एमएलसी रहे श्री महेश्वर सिंह जी के बेटे वरुण विजय जी भी वीआईपी पार्टी के मेंबर भी हैं और साथ में वो उम्मीदवार भी हैं इसी केसरिया विधानसभा से, और आप भी हैं। तो आपको क्यों लगता है कि वो ज़्यादा प्रभावित पर्सनैलिटी हैं? उनके पिताजी ऑलरेडी पॉलिटिकल करियर में रह चुके हैं, बहुत लंबी छवि उनकी रह चुकी है, बहुत दमदार छवि रह चुकी है, और आप दोनों सेम ही पार्टी से और एक बड़ी पर्सनैलिटी, दोनों ही बड़ी पर्सनैलिटी। आपकी वाइफ जिला पार्षद, आप एक गायक, लोकप्रिय गायक, और वो उनके पिताजी पहले से ही पॉलिटिक्स का हिस्सा, दोनों लोग और एक ही पार्टी और सेम विधानसभा क्षेत्र खड़े हैं।
तो किसको लगता है, मतलब आपको, आप उनसे अपने आप को किस तरह से बेहतर मानते हैं कि आपको मिलनी चाहिए सीट या उन्हें मिलनी चाहिए टिकट? उनसे बेहतर बताने की जरूरत क्या है? लोगों के बीच में हम ही हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ के पर टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा। हाँ, पार्टी ने अभी ये निर्णय नहीं लिया। पार्टी अभी कैसे निर्णय लेगी? पार्टी में सब किसी को। वैसे किसका बोलबाला ज़्यादा लगता है आपको? अच्छा एक चीज़ बताइए हाँ कि जहाँ जो बैठेगा हाँ हाँ, उसी का ज़्यादा बात विचार चलेगा। बात विचार चलेगा। बट सूत्रों से तो कोई खबर मिली होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि आप कोई खबर नहीं रखते होंगे या वो कोई खबर नहीं रखते होंगे। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए। हाँ, क्योंकि मुझे अपने पिताजी का पहचान नहीं देना होता है। पिताजी का ही देन है कि यह तन इस धरती पे आया है, लेकिन मुझे क्षेत्र में जाने के बाद में अपने पिताजी का परिचय नहीं देना होता है कि मैं फलना का लड़का हूँ। आपका अपना व्यक्तिगत पहचान है। हम अपना पहचान अपने खुद बनाया है और मुझे छोटे छोटे बच्चे तक जानते हैं। हर घर के, क्या अमीर है क्या गरीब है इससे मतलब नहीं है। घर के छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, नौजवान और बुजुर्ग तो जानबे करेंगे क्योंकि हम उनके छोटे बच्चे हैं। पर वो आपको ये भी क्या करे तो आपका कटाक्ष कर सकते हैं कि राजनीति कलाकारों के लिए नहीं है। क्यों? मनोज तिवारी कलाकार नहीं है? कलाकार तो हैं, कलाकार नहीं, बट कुछ तो होगा ना उनके पास पॉइंट आपको, आपका कटाक्ष करने के लिए। हम उनका कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। हम उनका कटाक्ष नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको उनसे थोड़ी चुनाव लड़ना है। हमको तो लड़ना है जो सामने, मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन नहीं तो एनडीए गठबंधन। तो एनडीए गठबंधन से माननीय अभी जो विधायिका है, हमको तो उनसे चुनाव लड़ना है। उनसे चुनाव लड़ना कटाक्ष क्यों करेंगे? उनका कटाक्ष क्यों करेंगे? पार्टी एक है। हाँ, पार्टी एक है, विचारधाराएं अलग अलग है। अलग अलग है। हम लोगों के बीच में रहते। पर क्या अगर उन्हें सीट मिली, यदि मतलब इन केस अगर उन्हें मिलती है टिकट, तो क्या आप उसी पार्टी का हिस्सा रहकर उनका सपोर्ट करेंगे? वो तो समय बताएगा। समय बताएगा। अब मान लीजिए कि हम यहाँ के वर्तमान जिला पार्षद हैं, वो लोग 3 बार यहाँ से चुनाव लड़ा है, 10, 15, 20, वो लोग का रेशियो 10-12 हजार का रहता है। हम 9 पंचायत का चुनाव लड़ करके 13,500 वोट ले आकर के चुनाव जीते हैं जी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ का जो समीकरण है वो फिट बैठता है हमारे ऊपर। और सबसे बड़ी चीज यह है कि मेरे अंदर जातिगत टैग नहीं है। बट वीआईपी पार्टी पे तो जाति का टैग है ना, केवल मैं पार्टी, देखिए पार्टी के, और उसी का हिस्सा आप हैं। पार्टी एक केवल मलाह समाज का नहीं, पार्टी एक बैनर होता है। ठीक है, अपना भी व्यक्तिगत होना चाहिए। अपना भी व्यक्तिगत होना चाहिए। अगर अपना व्यक्तिगत नहीं होता तो हम जिला पार्षद का चुनाव पार्टी के बेस पे थोड़ी चुनाव जीते थे। हम अपने फेस पे जीते थे ना। हम क्या बना करके रखे हैं क्षेत्र में, उसके हिसाब से मुझे वोट दिया गया था। और एक हम ही नहीं जीते हैं, एक केसरिया का जिला पार्षद हमारी बाइक तो बनी ही बनी। हमने प्रचार प्रसार करके कितने मुखिया जी को जिताया है, कितने समिति को जिताया है, कितने जिला पार्षद को जिताया है। मैं प्रचार प्रसार करके जीता जाता प्रमाण है कि इस विधानसभा में 3 गो प्रखंड आता है, संग्रामपुर प्रखंड, केसरिया प्रखंड और 6 पंचायत आता है कल्याणपुर प्रखंड। और तीनों प्रखंड में मत्स्यजीवी के मंत्री जो है उनको जिताने का काम हमने किया है। तो हमें पता है कि लोगों का प्यार किस तरह मिलता है। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो महिलाएं हमें अपने घर का एक बेटा मानती हैं, हमारी बहनें अपना बड़ा भाई छोटा भाई मानती हैं, जो नौजवान भाई लोग हैं अपना मित्र मानते हैं, अपना बड़ा भाई मानते हैं, अपने छोटा भाई मानते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं गार्जियन अपने घर का सदस्य मानते हैं, अपना छोटा बेटा मानते हैं। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी लोकप्रियता और जो जनता में आपका प्रेम है जी, उसके जरिए जी, और आपकी अपनी व्यक्तिगत छवि के जरिए आप ज़्यादा बेहतर चॉइस हैं वीआईपी पार्टी के लिए
वरुण विजय के मुकाबले। नहीं नहीं, हम उनसे तुलना ही नहीं कर सकते हैं ना। हम उनसे क्यों तुलना करेंगे? पार्टी एक है, सीधा बात है, पार्टी एक है, विचारधाराएं अलग अलग हैं। अलग अलग विचारधाराएं हैं। हम अपने विचारधाराओं से जाते हैं, लोगों के बीच में अपना बात रखते हैं, लोगों को समझ में आता है, लोगों को समझ में आता है कि हम उनके लिए कितना कारगर हो सकते हैं। जिला पार्षद रहते हुए हमने क्या क्या किया, जिला पार्षद रह करके हम आपके लिए कितना कारगर साबित हुए हैं, और अब जीतने के बाद में हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। हम लोगों के बीच में जा करके बोलते हैं। केसरिया विधानसभा और पूरे बिहार का एक सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट या एक क्या बोल सकते हैं, यादगार और प्रसिद्ध इमारत जो केसरिया बौद्ध स्तूप है, उसके बारे में आपने एक बयान दिया था कि यदि आपको 20 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप केसरिया बौद्ध स्तूप का पूरा काया पलट कर सकते हैं। एकदम। तो मतलब 32 करोड़ का योजना का काम हो रहा है। बताइए ना, दिन प्रतिदिन हमारा केसरिया बौद्ध स्तूप के नाम पे ही हर एक साल चुनाव होता है। हम जीतेंगे तो केसरिया के बौद्ध स्तूप को ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। परंतु आज तक कुछ बदलाव नहीं हुआ है। एक बार सफाई होती है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस पेंट हो गया, बस। 20 करोड़ रुपया मतलब बहुत होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। पूरी काया पलट की जा सकती है। कमाने के लिए एक व्यक्ति को अच्छा खासा जॉब करके 20 करोड़ अपने जीवन भर में नहीं कमा, पूरा जीवन गुजार के नहीं कमा पाएगा। 20 करोड़ रुपया सच में अगर हमारे हाथ में रख दिया जाए तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, करोड़ों का सालाना तो वो खुद कमा करके देगा आपको बौद्ध स्तूप। लेकिन प्रमुख रूप से आप उसमें क्या बदलाव करिएगा? बहुत सारा, जैसे कुछ सोच के रखे होंगे ना पहले से कि यदि अगर मैं एक उम्मीदवार से एक विजेता बन जाता हूँ। बौद्ध स्तूप जो है ना, हाँ, वो बौद्धिस्टों का एक, समझिए कि वो स्थल है, पूजा का स्थल है। हाँ। विदेशों से लोग आते हैं, वहाँ आते हैं लोग, और सारे बौद्ध स्तूपों में यह बौद्ध स्तूप अलग है। हाँ। दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, ये इतिहास कहता है। तो जहां जहां मान लीजिए कि पूरे भारत भर में एक राम मंदिर है अयोध्या में, और पूरे भारत भर के लोग जाते हैं वहां पे दर्शन करने। वैसे पूरे बिहार भर में एक लौता बौद्ध स्तूप होना चाहिए। नहीं, हाँ। ये पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरे दुनिया, पूरे भारत का, पूरे दुनिया में एक लौता ही राम मंदिर है, एक लौता श्री राम मंदिर है। हाँ। जहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। हाँ। तो जन्म स्थल है वहां, तो भाई एक ही जगह। ये इतिहास भी प्रमाण देता है, वेद पुराण भी प्रमाण देता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो वहां पे एक मंदिर है, तो पूरी दुनिया से लोग वहां आते हैं। तो ठीक उसी तरह बौद्धिस्टों का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया में है। सरिया में। और वहां देखने को क्या है भाई? कुछ नहीं, एक टीला है ना। अगर वही राम मंदिर को अच्छा तरह से नहीं बनाया जाता है तो उतना जो पर्यटक वहां आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, वहां आएंगे, एक बार आएंगे, एक बार आप भी जा सकते हैं, एक बार जाइए। अरे वो छोटे वाला मंदिर में तो रखा गया, बस मंदिर तो पहले भी था, प्रभु को त्रिपाल में रखा गया था। दर्शन करने वाले तो त्रिपाल में भी जाकर दर्शन करते थे, लेकिन जिस तरह से प्रसिद्ध हुआ उस तरह से नहीं ना पहले था। तो ठीक उसी तरह अगर हम केसरिया बौद्ध स्तूप को, उसका काया पलटने का जो हमने संकल्प लिया है, 20 करोड़ रुपया, सच में 20 करोड़ की योजनाएं अगर हमारे हाथ में दे दिया जाए, तो मैं आपसे वादा करता हूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, कि आप उस बौद्ध स्तूप से करोड़ों रुपया सालाना कमा सकते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बन रहा है हमारे केसरिया के बगल में। अब इन दोनों की दूरी 6-7 किलोमीटर की है, नहीं है। अब 7 किलोमीटर में अब जो पर्यटक आपके वहां आएंगे वो तो यहाँ आएंगे, तो यहाँ का जो व्यवस्था ठीक ठाक रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा, यहाँ घूमने लायक जगह रहेगा, तो ही तो आएंगे। तो जैसे वहां से यहाँ से वहां लोग जाएंगे, यहाँ जो आएंगे वो वहां जाएंगे, और वहां आएंगे जो यहाँ आएंगे, तो ये दोनों के बीच का जो दूरी है 7-8 किलोमीटर,
इसमें तो रोजगार बढ़ जाएगा, रोजगार बढ़ कम से कम हजारों लोगों का रोजगार यहाँ से वहां तक बढ़ जाएगा। तो रोजगार बढ़ा ना जी, 1000 लोग को आज नौकरी प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, और यहाँ तो रोजगार बढ़ जाएगा। यहाँ से वहां तक हजारों लोग जुड़ जाएंगे, कितने लोगों का दुकान, कितने लोगों का बिजनेस बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो ये भी बेनिफिट है।